After Russian Revolution, section 4.2, making a socialist society. So already read that civil war was going on, which had led to a lot of chaosness there in Russia. During the civil war, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. Nationalized का मतलब होता है where the governance, management of all these institutions are there in the hands of government. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Socialized means the land which had been taken from the nobles and it was redistributed among the people. No issues, come here. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. So जो भी नोबल से लैंड ली हुई थी उन्होंने उनका एक ये प्रोपोगेंडा था या पब्लिसिटी स्टंट भी था कि हाउ कलेक्टिवली under the socialist society how the profits can be made. The process of centralized planning was introduced. Centralized means everything there in the hands of one central organization. अब जैसे हमारी कंट्री है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, राइट? तो इसमें क्या है, पावर्स जो है वो डिवाइडेड है एंड एवरी पार्ट, be it the state government, be it the local government, normally they work independently, right? So पहले क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर ही नॉर्मली काम करती थी और बहुत ज्यादा उनको इंडिपेंडेंस नहीं थी. तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था जिसके अंडर जो विलेज पंचायत स्पेशली थी, they were given the autonomous power and they could work independently. So ये जितनी पावर्स जब डिवाइड हो जाती हैं इंडिपेंडेंटली दे दी जाती हैं, so that is actually the decentralization. सेंट्रलाइज होता अगर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट जो है it had been holding the power and other organs or other levels they would be working under the government only and the decision power, or you can say all the powers are there in the central government's hands. That is the centralized one, जहां से एक ही जगह से सारी चीजें रेगुलेट होती हैं. बट जब पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो हमारी कंट्री में अराउंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो चल रहा है. So anyhow, officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. आप लोगों को याद होगा क्लास 8 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था about when the country got independence, right? तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था, इकोनॉमी सेट करनी है कि कौन सी इकोनॉमी जो है फॉलो करनी है. तो इट वाज डिसाइडेड दैट द मिक्स इकोनॉमी विल बी फॉलोड, right? And once the economy was decided, that mixed economy where public and private, both the sectors will work together. After this was decided, now the 5-year plans were made or planning commission was set up, right? और जब planning commission set up हुआ और उसके बाद periodically जो प्रोग्रेस या डेवलपमेंट थी उसको असेस किया जाने लगा या प्लानिंग की जाने लगी कि नेक्स्ट कमिंग जो 5 इयर्स है उसमें क्या डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे होने चाहिए. सो दैट वाज अ 5-year प्लान. तो ये जो इकोनॉमी रन होती है तकरीबन कंट्रीज जो है वो सेम पैटर्न ही फॉलो करती हैं. सो एनी हाउ ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5-year प्लान्स. गवर्नमेंट फिक्स्ड all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. जो फर्स्ट 2 5-year plans है उसमें क्या प्लान किया गया कि जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं या जो भी चीजें मार्केट में है उनके प्राइसेस जो हैं वो फिक्स कर दिए जाएंगे so that at least the minimum or you can say any of the industry, any of the owner will not be able to sell at a price higher than fixed by the government. अब जैसे आप लोग जो भी चीज खरीदते हैं उसमें एक MRP लिखा होता है, राइट? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इज इट? तो MRP जो है इट मींस कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा प्राइस पर कोई भी उसको नहीं बेच सकता है. ये बात अलग है कि यही हमारे कंट्री में ऐसा बड़ी बार होता है. इवन रेलवेज में चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, जो पानी की बोतल उस पर कॉस्ट लिखा है अगर 15 तो एटलीस्ट वो आराम से उसको 25 या 30 में बेच रहे होते, तो कोई उसके ऊपर चेक है नहीं.
बट अदरवाइज एमआरपी, अगर कोई आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगता है किसी चीज के लिए, तो यू कैन आस्क दैट पर्सन, यू कैन file a complaint against that person, you can go to the consumer court. Many of the things are there in which you can show your resistance against that person. Anyhow, जो fix कर दिए जाते हैं prices, उसको हम ceiling भी कहते हैं, कि किसी prices को एक level पे fix कर देना. Centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in case of oil, coal and steel. 100% means जितनी demand थी उतनी supply जो थी वो exactly it was there as per the demand. So bottom line is no shortage of these things were there. New factory cities came into being. Factory cities means those cities which were having more and more factories. However, rapid construction led to poor working conditions in the city of Magnitogorsk. The construction of steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. कुछ एक स्टील प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन जो थी वो पुअर होती जा रही थी, रीजन की वर्कर्स जो थे दे वर आल्सो नॉट सो विलिंग टू वर्क, एंड as mentioned, workers jo the, they were having a very hard life, long working hours, less wages, uncomfortable or unfavorable climatic conditions. So because of this, as mentioned, 550 stoppages, it means ki around 500 baar jo kaam tha wo rokna pada because of all these adverse conditions. In living quarters in the winter time, at 40 degree below, 40 degree below means minus 40, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilets. I mean, even to answer the nature's call, they had to go such a long distance, and that also the weather minus 40 degree Celsius. I mean, they had to go out, and these were such conditions in which they were living. Dormitories में रहते थे, बड़े-बड़े halls होते थे जिसमें खूब सारे laborers के workers जो थे वो उनको वो room दे दिया जाता था, और even as mentioned बाहर जाना है तो बाहर भी temperature used to be minus 40 degree Celsius. या you can simply assume जब यहाँ पर 5 या 6 डिग्री भी होता है, कमरे से बाहर निकलना पड़ता है, तो I mean it's very difficult for we people, but their temperature it is minus 40 degrees. ऐसा रशिया का कुछ पार्ट जो है वो आर्कटिक सर्कल में पड़ जाता है, तो दैट इज वेरी कूल. विंटर्स जो है रशिया की बहुत ज्यादा कूल होती हैं. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. I mean, positive aspects were also there. Crèches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health care was provided. Model living quarters, please underline all these features because जो positive aspects हैं वो भी आपने कर दें. You've underlined. Entire paragraph. Fine. So anyhow, some positive things were also there, as mentioned that schooling system developed kar diya gaya. Peasants workers now they could go to the universities also. They could, you can say, have this development. The ladies or the women who were working in the factories, for their children the crèches were made, और ये system वहीं से ही start हुआ है. Anyhow, cheap public health care was also provided. Living quarters were set up for the workers. Everything was there. But still, labor was more, the government resources were limited. So it means everyone could not get all these facilities which were provided by the government. So one or the other section of the society had always been the sufferer, and these were the people who resisted later on. Next page पे आपके कुछ figures हैं. Figure 15. Children at school in Soviet Russia in 1930s, and they are studying the Soviet economy. And figure 16, a child in Magnitogorsk is during the first 5-year plan.
and he's working for Soviet Russia. See, वो एक टाइम था, ये जो सोवियत थे वो भी एक तरह से डिक्टेटर बनते जा रहे थे, एंड से कि द कंडीशन वाज नॉट सो बेटर इन रशिया. ये जो रशिया में हालात थे इकोनॉमी को लेकर और जिस ढंग से वो सोशलिज्म ओवर स्प्रेड कर रहे थे, उसका भी एक रीजन रहा कि सोवियत जो थे वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गए थे. Then figure 17, factory dining hall in 1930s. अभी भी कितनी फैक्ट्रीज है, नॉर्मली फैक्ट्रीज जो होती हैं उनके डाइनिंग हॉल्स ऐसे ही होते हैं, आप लोग शायद कई मूवीज में देखा होगा. ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड 1933. अभी हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा वेयर इट वाज मेंशन दैट द स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड. यू हैड सीन अ पिक्चर आल्सो वेयर द रशियन kids they were studying, right? This is a picture that had been shown to the world. What the reality was there, as already mentioned, कि जो government कर रही थी but resources limited थे, and many people were there who are deprived of these resources. One again paragraph is there. It is a letter of a 13-year-old worker to the Soviet president, and what he has written: Dear grandfather Kalinin, my family is large. There are 4 children. We don't have a father. He died fighting for the workers' cause. It means the father must be a Bolshevik one. And my mother is ailing. Means mother is not there in a good health. I want to study very much, but I cannot go to school. I had some old boots, but they are completely torn and no one can mend them. My mother is sick. We have no money and no bread, but I want to study very much. There stands before us the task of studying, and studying, and that is what Vladimir Lenin said. But I want to stop going to school. We have no relatives, and here there is no one to help us. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13, I study well and I have no bad reports. I am in class 5. So, कितने बच्चे ऐसे थे those who had to work hard because their families were not employed or not they were not able to fulfill their daily needs also. तो कितने बच्चे जो थे वो उनको फैक्ट्रीज में भी काम करना पड़ता था. इसको आप रिलेट कर सकते हैं हमारे कंट्री में भी आज के टाइम पे भी आप चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज्यादा देख सकते हैं. दो the child labor is prohibited, it's a punishable crime or right against exploitation के under. If anyone is employing a child below the age of 14 can be punished by the authorities. लेकिन we also know कितने ढाबे हैं, कितने ऐसे फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली ये जो दिवाली पे आप लोग पटाखे चलाते हो, वो जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर जो काम करते हैं वो बच्चे जो हैं 10 से 14 साल की एज तक के बच्चे हैं जो वहां काम करते हैं. एंड दीज थिंग्स आर सो हैजार्डस टू देम कि 18 साल तक की एज तक आते आते दे सफर फ्रॉम मेनी ऑफ द एलिमेंट्स से एस्थमा और द स्किन डिजीजेस इवन. बट हमारी गवर्नमेंट जो है आई मीन दे दैट इज अनेबल टू डू एनीथिंग फॉर दीज चिल्ड्रन. रीजन ये है हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है एंड द साइज ऑफ द कंट्री इट इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज, जिसके कारण जो भी स्टेप्स उठाए भी जाते हैं तो दैट आर ऑलवेज इनसफिशिएंट. 4.3 सेक्शन दैट इज अबाउट द कलेक्टिवाइजेशन, या अभी जो हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा था कम्यून. Stalinism and collectivization. Stalin, he was a person who had led the Bolshevik party after the death of Lenin. जो स्टालिन था वो भी एक यूरोपियन हिस्ट्री और रशियन हिस्ट्री में एक डिक्टेटर की तरह जाना जाता है. Reason is he had also taken many harsh steps to spread the socialism and even to you can say make the people follow his policies. And though whosoever went against the policies, that person was killed. So anyhow, the period of the early planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture. Collectivization क्या है, हम पिछले कुछ 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं about the pooling of the large farms, जहां पर छोटे छोटे farms merge करके
एक बड़ा फार्म बना दिया जिससे कि प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो सकता था। By 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. Reason, say the bad weather, the more population, less resources. So there was a shortage of grain supplies. Plus, ये जो time period था 1927-28, उसके बाद 29-30 तक का जो time period था, that was the time period where the economic depression was there in Europe and America also. ये वो टाइम पीरियड था जहां पर एक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था, जहां पर कंट्रीज की करेंसीज बहुत ज्यादा फॉल हो चुकी थी, और ये एक टाइम पीरियड वाज ऑफ द क्योसनेस, नॉट ओनली रशिया बट एंटायर यूरोप, सम पार्ट्स ऑफ एशिया एंड इवन अमेरिका। इस समय अमेरिका जो था, इट वाज द वर्स्ट सफरर्स। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। The government fixed prices at which grains must be sold, but the peasants refused to sell their grains to government buyers at these prices. Could be possible that the prices were less what the peasants were expecting. So they refused that they will not be selling these grains at the rate which had been fixed by the government. Anyhow, to deal with this problem of shortage of grains, Stalin, he had introduced few measures, and what he believed that the rich peasants and traders in the countries were holding stocks in the hope of higher prices. So ये भी एक होर्डिंग जो है वो एक नया कंसेप्ट नहीं है। उस समय भी ये माना जाता था कि जितने रिच फार्मर्स हैं या पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उन्होंने सामान एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है, वेट कर रहे हैं प्राइस बढ़ेंगे तो सामान को बेच दिया जाएगा। ऐसे सेट की नई चीज नहीं है, बहुत कॉमन होती है। अब अगर आप लोग हमारी कंट्री में देखें तो कई बार आप लोगों ने नोट किया, कई बार इसके अनियन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी टोमेटोज के बढ़ गए हैं, राइट। आई मीन कोई ना कोई ऐसा एक नेसेसिटी होती है, और आप लोग नोट करेंगे जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो एसेंशियल्स के बढ़ते हैं, राइट। अब यही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट बढ़ जाएंगे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, दे विल नॉट बाय इट, राइट। बट एज सच ये जो एसेंशियल्स हैं, से चाहे वीट है या एज अनियन है, टोमेटोज हैं, अब आजकल मस्टर्ड है, राइट। तो ये चीजें हमारी एसेंशियल्स हैं। इनको पता है ट्रेडर्स को कि लोग जो हैं किसी भी हालत में उसको खरीदेंगे, तो वो क्या करते हैं कि सामान को अपने गोडाउन्स में इकट्ठा करके रख देते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये कहता है कि किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे, फाइन। अब अनियन तो एक कितनी ज्यादा नेसेसिटी है, उसकी डिमांड हमेशा ही रहेगी। उसकी सप्लाई अगर कम कर देंगे, पीछे से लोगों को मिलना कम हो जाएगा, तो लोग किसी भी प्राइस पे उसको खरीदना चाहेंगे। तो ये ट्रेडर्स इसी चीज का वेट करते हैं कि इसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो फिर उसको सेल कर दिया जाए। आई रिमेम्बर एक बार तो ये अनियन के प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए थे, अराउंड 100 रुपीज पर केजी। इट रीच 100 रुपीज पर केजी एंड पीपल बॉट इट। क्वांटिटी कम कर दी लेकिन लोगों ने इसको खरीदा, नेसेसिटी है, क्या करेंगे। अभी मस्टर्ड ऑयल जो है उसका रेट जो है दैट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द रेट एट विच इट वाज बीइंग सोल्ड अराउंड 3 मंथ्स बैक। 3 से 4 महीने पहले जिस रेट पे बिक रहा था उससे ऑलमोस्ट डबल रेट पर अभी है। रीजन क्या है, मस्टर्ड जो है, दिस इज अगेन मस्टर्ड ऑयल स्पेशली, दैट इज देयर इन डिमांड। व्हाई इट इज देयर इन डिमांड, क्योंकि आजकल लोग जो है इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, और जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी ये आई मीन योगास एंड ये वाले जितने भी हैं, सारे ही वो सजेस्ट करते हैं कि रिफाइंड ऑयल शुड नॉट बी यूज्ड एंड इन प्लेस देसी घी और दिस मस्टर्ड ऑयल शुड बी यूज्ड। अब देसी घी एक्सपेंसिव है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे लोग, मस्टर्ड ऑयल की तरफ आ रहे, उसकी डिमांड बढ़ गई है तो उसकी भी होर्डिंग शुरू कर दी है, उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए। So rest will be doing in the next class.